मॉर्निंग। मैं अभिषेक गुप्ता। 2 दिन बाद तुम लोगों का एडवांस का पेपर है और एग्ज़ाम का बहुत बड़ा प्रेशर इस समय तुम्हारे ऊपर होगा। तुम लोग सोच रहे होंगे कि उस एग्ज़ाम को कैसे पास करें, कैसे अच्छा करें, बहुत एंग्ज़ायटी होगी। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये होती है कि आप अपने फ्यूचर के बारे में सारी बातें आज ही सोच डालते हैं। पेपर कैसा होगा, खराब हो गया तो क्या होगा, अ, घर वाले क्या बोलेंगे, पेरेंट्स क्या बोलेंगे, आपके रिश्तेदार क्या बोलेंगे। इतनी ज़्यादा अपने ऊपर स्ट्रेस लोग डेवलप कर लेते हैं, जिसके कारण ना रात में सो पाते हैं, ना अगले दिन अच्छे से पेपर दे पाते हैं। तो एंग्ज़ायटी होती है, होनी भी चाहिए। और एंग्ज़ायटी होने का बहुत बड़ा कारण है कि आपके अंदर फ़ियर होता है, और फ़ियर किस बात का होता है? एग्ज़ाम का। और फ़ियर को डिफ़ाइन किया गया है। फ़ियर को कैसे डिफ़ाइन किया गया है? FEAR उसकी स्पेलिंग है, FEAR। और स्पेलिंग का मतलब ही यही है। F स्टैंड्स फॉर फॉल्स, E स्टैंड्स फॉर एविडेंस, A स्टैंड्स फॉर अपीयरिंग, R स्टैंड्स फॉर रियल। और ये सबके साथ होता है। मतलब किसी को ज़्यादा एंग्ज़ायटी होती है, किसी को कम एंग्ज़ायटी होती है, लेकिन जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, जिसके लिए आपने 2 साल इनपुट डाला है और उसको अब आउटपुट में कन्वर्ट करने जा रहे हैं, तो निश्चित बात है फ़ियर होगा। और उस फ़ियर को जो जितनी ज़ोर से सप्रेस कर ले जाएगा, उसको ही सफलता ज़्यादा ढंग से मिलने वाली है। क्योंकि आप अपने आप के दुश्मन हो जाते हो, यही सोच-सोच के कि क्या होने वाला है, कैसे होगा। वो जो फ़ियर है ना, इसीलिए तो इसको डिफ़ाइन ही ऐसे किया गया कि फ़ॉल्स एविडेंस अपीयरिंग रियल। मतलब जो घटनाएँ घटी नहीं हैं, उनके बारे में आप सब सोच डालते हो। इतना मत सोचो भाई, आपको जो करना था आपने 2 साल में कर लिया। आखिरी का मोमेंट है, आप अपने आप को जितना कंट्रोल कर लोगे, जितने धैर्य से अपने आप को कंसोलिडेट कर लोगे, उतने ही ढंग से आप पेपर दे पाओगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि आखिरी मोमेंट पे कुछ बहुत ज़्यादा नया करने की ज़रूरत नहीं। सिर्फ़ तुम्हारे पास केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको रटने की ज़रूरत पड़ती है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जिसमें याद रखना पड़ता है, फैक्ट्स होते हैं, वो ये सब रिवाइज़ करना। मैथ्स में और फिज़िक्स में तो कांसेप्ट आते हैं, थोड़े से फॉर्मूले होते हैं। वो फॉर्मूले मेरे ख़्याल से सारे बच्चों ने किसी न किसी पेपर पे लिख रखे होंगे। सिर्फ़ उन पेपर पे लिखे फॉर्मूलों को फिर से एक बार रिवाइज़ कर लेना। चाहो तो अपने नोट्स पुराने वाले पलटा के उनको रिवाइज़ कर लेना, लेकिन ये मत करना कि कोई नया सवाल लगाने की कोशिश करो। और बहुत कठिन होता है, कठिन इन द सेंस कि अपने आप को सँभाले रखना, आराम से सो जाना, ठंडी दिमाग को ठंडा रखना, क्योंकि दिमाग बहुत तेज़ चलता है। अचानक तुमको लगेगा कि मुझे तो ये वाला चैप्टर मैंने नहीं रिवाइज़ किया है, आँख बंद करके लेटोगे, अचानक लगेगा कि यार ये तो मैं भूल गया हूँ, फिर तुम अपनी कॉपी उठाओगे, फिर से पलटाओगे, इतनी स्ट्रेस अपने ऊपर रखे रहोगे। तो मैं तुम लोगों को चाहता हूँ कि बहुत ही धैर्य से, बहुत ही फ़ोकस से, बहुत शांत मन से। बहुत सारे लोग सजेस्ट करते हैं कि मेडिटेशन करिए। मेडिटेशन आप लोग रोज़ अगर करते हो तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर अचानक आज तुमको लगने लगे नहीं, नहीं मुझे मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, तो मैं मेडिटेशन चालू कर देता हूँ, तो ये सब मत करिएगा। बस अपने दिमाग को भटकाने की ज़रूरत नहीं है। तुमको अगर लगता है कि आज कुछ पढ़ के कुछ अचीव कर ले जाओगे, तो ऐसा नहीं होने वाला है। आज से पुरानी वाली चीज़ें जो रिवाइज़ करने वाली है, वही कर सकते हो। बहुत छोटी सी एक तुमको कहानी मैं सुनाता हूँ। एक छोटे बच्चे ने एक बलून सेलर से कहा कि क्या ये काला वाला बलून भी हवा में उड़ जाएगा? तो बलून सेलर ने उससे कहा कि ये जो कलर है, जो क्रीड है, जो जो ये सारी चीज़ें ये मैटर ही नहीं करती हैं। मैटर जो करता है वो उस बलून के अंदर क्या फ़िल किया गया है। तो आपने 2 साल की तैयारी में अपने अंदर जो भी भरा है, अगर वो बहुत पॉज़िटिव सेंस में होगा, तो आपकी सफलता को कोई रोक नहीं सकता है। निश्चित बात है, सारे लोग बहुत अच्छा करने वाले हैं, अपनी-अपनी काबिलियत से ज़्यादा अच्छा करके आए हैं, ऐसी मेरी आप लोगों के प्रति सहानुभूति है, और अच्छा भी करेंगे सारे लोग। लेकिन मैं सिर्फ़ तुम लोग से बातें करने आया हूँ, और इसलिए बातें करने आया हूँ, ताकि मैं तुम लोगों को बता सकूँ कि किस-किस परिस्थितियों में लोग किस तरीके से पेपर सँभाल ले जाते हैं। मैं तुम लोगों को बहुत, हमारे परिवार में इतने सारे लोग आईटी में सिलेक्ट हुए हैं, तो मैं तुमको अपने ही एग्ज़ाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हमारे पूरे परिवार में केमिस्ट्री का प्रकोप रहा है, केमिस्ट्री किसी की अच्छी नहीं रही है। तो मैथ्स हम लोग की सबकी बहुत अच्छी रही है।
तो मैंने जब 87 में पेपर दिया था, तो मेरा बड़ा भाई उस समय आईआईटी दिल्ली में एंट्रेंस कुछ कर रहा था, तो 2 महीने के लिए आईआईटी दिल्ली में था उस समय। और यहाँ पर मेरा जिस दिन एडवांस वाला पेपर हुआ था, उस दिन चूँकि उस समय कम्युनिकेशन इतना अच्छा नहीं हुआ करता था, मोबाइल सिस्टम बहुत खराब था, फ़ोन से अगर बात करनी होती थी दूसरे शहर में तो 7-7, 8-8 घंटे ट्रंक कॉल बुक करके बैठना पड़ता था। तो हम लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन नहीं हुआ था, मैंने पेपर दिया और वो पेपर चूँकि एक ही पेपर होता था हर जगह, तो वो आईआईटी दिल्ली में मेरे बड़े भाई को मिला और उनको मालूम चला कि मैथ्स का बहुत कठिन पेपर आया है, और उस पेपर को देखकर उन्होंने पूरे आईआईटी में जितने भी जान पहचान के लोग थे सबको ये बोल दिया। इनफैक्ट मेरे जीजा जी भी उस समय आईआईटी दिल्ली में प्रोफेसर थे, तो उनको भी ये बोल दिया कि अभिषेक का तो आईआईटी में सिलेक्शन हो जाएगा, सिर्फ मैथ्स के कठिन पेपर को देख के, क्योंकि उनको भी मालूम था कि अगर केमिस्ट्री कठिन आ गई तो केमिस्ट्री तो चूंकि हमारे पूरे परिवार में प्रकोप जैसी रही है तो वो खराबी हो जाएगी। तो ये बात उन्होंने सारे लोगों को बता दी है कि मैथ्स का बहुत बड़ा पेपर आया है, अभिषेक ने तो बहुत अच्छा कर दिया होगा। और जब रिजल्ट आया तो उस समय भी भैया वहीं पर थे, और उस समय ऐसा नहीं होता था कि इंटरनेट पे आ गया और पूरे भारतवर्ष ने एक ही समय में रिजल्ट देख लिया। अलग अलग आईआईटीज में अलग अलग आईआईटी के जोन्स हुआ करते थे, उसमें रिजल्ट लगता था। तो आईआईटी दिल्ली नॉर्थ जोन ए में आता था, कानपुर आईआईटी नॉर्थ जोन बी में आता था। तो दिल्ली आईआईटी में नॉर्थ जोन ए का रिजल्ट लगा, भैया का पास मेरा रोल नंबर था, भैया वहाँ गए और उन्होंने वहाँ पर चेक किया और मेरा वहाँ रोल नंबर था ही नहीं। अब वहाँ रोल नंबर नहीं था और मैंने कानपुर में देखा और मेरा उसमें रोल नंबर था, तो मुझे मालूम चल गया और हमारे पूरे परिवार को मालूम चल गया कि मेरा आईआईटी में सिलेक्शन हो गया। और बड़े भैया जो कि पहले ही से अनाउंस कर चुके थे कि अभिषेक का तो आईआईटी में हो ही जाएगा, और वहाँ पर सारे लोगों के बीच में वो हंसी का पात्र बन गए। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने तो पहले ही से अनाउंस कर दिया था कि वो अभिषेक तो आईआईटी में सिलेक्ट होने वाला है। तो उस समय चूंकि कम्युनिकेशन इतना फास्ट नहीं था, मोबाइल थे नहीं, टेलीफोन में 8-8 घंटे लग जाते थे ट्रंक कॉल बुक करने के बाद, तो उनको 8 घंटे बाद ये बात मालूम चली कि मैं फाइनली सिलेक्ट हो गया हूँ। वो नॉर्थ जोन ए है, वहां पर कानपुर आईआईटी वाला जो रिजल्ट नॉर्थ जोन बी वाला है वो लगा ही नहीं। और तो वो बहुत ही ज्यादा परेशान, लेकिन अचानक इतनी ज्यादा खुशी। तो ये तो जिंदगी का पहलू है, कभी खुशी कभी गम, ये सब मिलता रहता है। एक और मैं तुम लोगों को कहानी सुनाता हूँ। जब अभिनंदन सर ने पेपर दिया था, तो मेरे बड़े भैया का बेटा और मेरा बेटा दोनों ने एक ही साथ पेपर दिया था, दोनों एक ही साथ आईआईटी में सिलेक्ट हुए थे। और बड़े भैया के बेटे की केमिस्ट्री अच्छी थी, मेरे बेटे की केमिस्ट्री अच्छी नहीं थी, क्योंकि जो लॉजिकल चीजें समझ में आ जाती थी वो आ जाती थी, याद करने वाले के लिए याद करने के लिए बैठना पड़ता है, और बैठने वाले प्राणी कभी रहे ही नहीं है। 12th में नेशनल के लिए बास्केटबॉल के लिए खेलने के लिए सिलेक्ट हो गए थे। स्टेट लेवल का खेल है, नेशनल के लिए मैंने जाने नहीं दिया, तो आज तक इस बात से मेरे से नाराजगी है कि भाई मुझे खेलने जाने नहीं दिया। तो खेलने वाले लोग रहे हैं, और खेलते खेलते में खुशी खुशी में पढ़ाई भी करते रहे। और उस चक्कर में मैं तुमको बताऊं कि एडवांस का पेपर दे के आए, 2 दिन बाद, मतलब जिस दिन आए तो उस दिन कॉपियाँ चेक करी गई घर पे, सब लोगों के पास अपने अपने नंबर मार्क थे पेपर पे। तो उस समय हार्ड कॉपी भी मिलती थी पेपर की। तो अभिनंदन जी अपना पेपर लेके बैठे हुए थे और पार्थ जी अपना पेपर लेके बैठे हुए थे, और मैं, मेरा बड़ा भाई, मेरा छोटा भाई, मेरी मदर, पूरा कमरे में सारे लोग बैठे हुए थे, और ये दोनों ऐसे जैसे कि कोई कल्प्रिट बैठे हो हमारे सामने, और इन लोगों के आंसर चेक किए जा रहे थे। तो सबसे पहले केमिस्ट्री की बारी आई और केमिस्ट्री की कॉपियाँ चेक हुई। दोनों लोग कॉन्फिडेंट थे कि दोनों हो जाएंगे। दोनों लोगों ने अपनी अपनी कॉपियाँ अपने अपने पेपर पे जो आंसर थे वो बताना चालू किए, हम लोगों ने चेक करना चालू किया। तो अभिनंदन जी ने जो पहला पेपर केमिस्ट्री का किया था उसमें उनके -2 मार्क आए थे, -2। एडवांस के पेपर में मैं बात कर रहा हूँ 2015 का केमिस्ट्री का पेपर, जो कि रिलेटिवली बहुत कठिन नहीं था। और पार्थ के उसमें मेरे ख्याल से 32 या 33 नंबर आए थे, 33 मार्क्स आए थे। तो अभिनंदन जी को इतनी जोर जोर से आंसू बहाते मैंने पहली बार जिंदगी में देखा। उन्होंने कहा हटाइए केमिस्ट्री, मैथ्स का पेपर चेक करेंगे, अभी केमिस्ट्री बाद में देखेंगे। और फिर हटा के सब लोगों ने मैथ्स का पेपर, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गया था कि ये क्या हो गया, क्योंकि उस पेपर की खासियत ये थी कि सारे मल्टीपल चॉइस में मोर देन 1 वाले ही थे, और एक भी ऑप्शन अगर छूट गया तब भी वो नेगेटिव मार्किंग थी। तो उस चक्कर में बहुत नेगेटिव हो गए। गलत नहीं किया था उसने, जितना टिक किया था सही किया था, लेकिन क्योंकि छोड़ दिया कोई ऑप्शन ने, या कहीं कुछ छोड़ दिया या कहीं कुछ गलत कर दिया, उस चक्कर में -2। मतलब मैं तुम लोगों को लाइव एग्जांपल बता रहा हूँ, मैं अपने घर के बारे में बता रहा हूँ, और अभिनंदन सर जिनको सब सब जानते हैं उनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ।
फिर मैथ्स की कॉपी चेक करी गई। उस साल पेपर थोड़े से बड़े आए थे, मेरे ख्याल से 400-800 नंबर का पेपर था, एग्जैक्ट डेटा मुझे नहीं याद है। और मैथ्स की जब कॉपी चेक करी गई तो पहली और दूसरी में जोड़ने के बाद अभिनंदन जी के 100 के ऊपर नंबर बने थे, 100 से प्लस। और मेरे ख्याल से उस साल पूरे यूपी में 2 ही 3 बच्चे ऐसे होंगे जो कि इससे ज़्यादा नंबर लेके आए होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ, एक पेपर में -2 थे, दूसरे में 22-23 नंबर आ गए थे, जिसके कारण कट ऑफ निकल गया था, तो वो प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन खराब स्थिति होगी एग्जाम में, और लेकिन अगर आपने खराब स्थिति में भी अपने आप को उठा लिया, बचा लिया, तभी तो एग्जाम है ये। वो आपका टेस्ट करने वाला है, आपकी ताकत का टेस्ट करने वाला है, और आप अपने आप को कैसे फाइट बैक करने वाले हो एग्जाम में। इस सब की लड़ाई है ये, आपका 2 साल की सारी मेहनत, जितना भी आपने इनपुट डाला है। और मैं इन सारी सिचुएशन में तुम लोगों को एक और बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। पार्थ भी सिलेक्ट हो गया था। पार्थ जो बड़े भैया का बेटा है, वो उसमें यूएस में है, वो अमेरिकन बैंक में जॉब कर रहा है, बहुत ही टैलेंटेड बच्चा था वो भी। तो निश्चित बात है, सारे सारे लोग बहुत टैलेंटेड हैं और ज़िंदगी में बहुत अच्छा करने वाले हैं। और तुम लोग 2 महीने से हम लोगों के बेहतरीन बेहतरीन लेक्चर्स को एंजॉय कर रहे हो, और मेरे पास जो फीडबैक आ रहा था वो ज़बरदस्त आ रहा था। तो ये मेरी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम लोग जो इतने दिनों से मेरे साथ लगे रहे हो, मैं तुम लोगों को थोड़ा सा मोटिवेट कर दूँ। तो सब, जैसे ही तुम लोगों के अंदर बुरा दिमाग विचार प्रोड्यूस करे कि मेरा क्या होगा, मुझे तो ये चीज़ नहीं आती, मुझे वो चीज़ नहीं आती, अपने दिमाग को शांत कर लीजिएगा, डाइवर्ट कर लीजिएगा, आराम से सो लीजिएगा। एक और मैं तुम लोगों की मदद करता हूँ। वैसे मैंने एक तुम लोगों के लिए सवाल लिख के रखा हुआ है कि मैं तुम लोगों को देता हूँ करने के लिए, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि आप लोग अटेम्प्ट करिए, क्योंकि भाई अगर आप परेशान हो जाओ तो मत अटेम्प्ट करना। मैं तो सिर्फ इसलिए सवाल दे रहा हूँ कि तुम लोगों का दिमाग अगर तुम लोगों को परेशान कर रहा हो, तो तुम लोग ये वाला सवाल अटेम्प्ट कर लेना। ये 2010 में आईआईटी में जो पेपर में एक सवाल आया था परम्यूटेशन कमीशन का, जो कि मैंने डिस्कस किया था, जिसमें प्राइम नंबर और मैट्रिसेस का इस्तेमाल किया गया था। लोगों ने बहुत उसको अप्रिशिएट किया। उसी में मैंने एक जगह एक बात छोड़ दी थी, और उस बात को कनेक्ट करने के लिए मैं तुम लोगों को ये सवाल दे रहा हूँ, क्योंकि 2010 में आईआईटी मेट्रोस में पेपर बनाया था, तो 2024 में भी आईआईटी मेट्रोस पेपर बनाने वाला है, और हो सकता है कि कुछ प्राइम नंबर से कनेक्टेड वो बातें कर दें। तो मैं सवाल आज दे रहा हूँ तुम लोगों को, और इस सवाल का प्राइज भी मैं दे रहा हूँ, ताकि तुम लोग एग्जाम जाओ तो मिठाई खा के जाओ, जो भी अच्छा हो, भगवान करे बहुत अच्छा हो सबका। और प्राइज के नाम पे बहुत ज्यादा पैसे नहीं है, बस चॉकलेट तुम लोगों को एक बढ़िया सी मिल जाए, तो 500 रुपये प्राइज मनी है। और तुम लोगों को इस सवाल को कल रात में 8 बजे के पहले मेरे पास भेजना है। मैं इसको रात में 9 बजे डिस्कस कर दूंगा, ताकि तुम्हारे पास मालूम भी रहे कि कैसे इसको सॉल्व करना है। और मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे लोग सॉल्व कर देंगे, मेरे पास सोल्यूशन आ जाएंगे, और सोल्यूशन अभिनंदन सर के नंबर पर ही व्हाट्सअप कर देना तुम लोग। लेकिन ऐसे मत कर देना कि कुछ भी भेज दिया। ये मैंने नीचे लिख रखे 2 चेक बॉक्सेस बना रखे हैं। इस सवाल में दो दो पार्ट लिखे हुए हैं। पहले पार्ट का आंसर पहले चेक बॉक्स में, दूसरे वाले का आंसर दूसरे चेक बॉक्स में। पहले वो न्यूमेरिकल वैल्यूज इसमें फिल कर देना, उसके बाद अपना सोल्यूशन भेजना। मतलब जो भी तुम लोग अपना व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करना, उसमें 2 चेक बॉक्स, उसमें पहले का एक इंटीजर आंसर, दूसरे का इंटीजर आंसर, और उसके बाद उसका सोल्यूशन। अगर आपका आंसर सही होगा तभी वो मैं पूरा सोल्यूशन पढ़ूंगा। और अगर ऐसा वैसे होगा नहीं कि अगर किसी ने नहीं सॉल्व किया, तो मुझे जिसका सोल्यूशन बेस्ट लगेगा मैं उसको मिठाई तो जरूर खिलाऊंगा ही खिलाऊंगा। और वो कैसे मिलेगी वो तो मैं बता दूंगा। जिसका सबसे पहले सही आंसर मुझे मिलेगा, क्योंकि टाइमिंग रहती है, और जिसका सबसे अच्छा पहला आंसर होगा सही, उसको मैं प्राइज प्रोवाइड कर दूंगा। तो ये, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि तुम लोग अटेम्प्ट ही करो। ये तो बहुत सारे बच्चे हैं जो कि अगले साल दे रहे हैं। इस सवाल में जो बातें करी गई हैं, उसमें परम्यूटेशन कमीशन और थोड़ा बहुत डिटरमिनेंट इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं पढ़ के भी बता देता हूँ किस तरीके का सवाल लिखा हुआ है, ताकि तुम लोगों को आसानी से समझ में आए। तो सवाल इस तरीके का लिखा हुआ है, क्योंकि मैथ्स का टीचर हूँ, मैं चाहता हूँ कि जो भी मैं बातें करूँ उसमें कुछ मैथ्स का इन्वॉल्वमेंट भी हो और कुछ मीठा भी हो जाए सारे लोगों के लिए। तो पी कोई प्राइम नंबर है, पी इज ए प्राइम नंबर, और वो प्राइम नंबर 5 से लेके 100 के बीच में लाई कर रहा है। 5 इंक्लूडेड है, 100 इज नॉट इंक्लूडेड। तो 5 से 100 के बीच में बहुत सारे प्राइम नंबर हो सकते हैं, ठीक है ना। तो उन सारे प्राइम नंबर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करी जा रही है। ए और बी कोई भी 2 नंबर है जो कि इस सेट से सिलेक्ट किए गए। अब जैसे पी कोई प्राइम नंबर लिया गया, मान लीजिए 29 लिया गया, तो वो 28 तक का सेट हो जाएगा। और पी अगर 97 ले लिया गया, 97 भी प्राइम नंबर है,
तो ये 96 तक के सारे एलिमेंट इसके अंदर हो जाएंगे। तो जैसे जैसे p बदलेगा ये वाला सेट भी चेंज हो रहा है, ठीक है। तो a और b इसमें से कोई दो नंबर लिए गए और कितने ऐसे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं सच दैट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर p से डिविजिबल हो जाए। हम लोगों ने जो आईटी में आया 2010 वाला सवाल था उसमें जो बातें करी थी a स्क्वायर माइनस ए बी डिविजिबल हो जाए p से, यहाँ पर मैंने p का सेट भी वेरी करवा दिया और यहाँ पर जो नंबर दे रखा है वो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दे रखा है जिसको p से डिविजिबल तुम लोगों को आइडेंटिफाई करना है। तो ये जो भी हम लोगों का टारगेट है वो ये कि उस सवाल का जो एक और पार्ट है, कुछ बात और मैं सिखाना चाहता था जो उस समय मैंने नहीं सिखाई थी, सिर्फ तुम लोगों को काउंट करना, मतलब पूरा परमुटेशन कॉम्बिनेशन इट इज अ मैटर ऑफ काउंटिंग, मतलब मेथड्स ऑफ काउंटिंग होता है ये पूरा चैप्टर। तो आपको काउंट करना आना चाहिए। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है आज तक हुआ है और जो तुम लोगों का परसों एग्जाम होने वाला है उसमें भी हर अलग में काउंटिंग के ऊपर कुछ ना कुछ तो आएगा ही, मतलब चाहे वो प्रोबेबिलिटी के नाम पर हो, चाहे वो कॉम्बिनेशंस के नाम पर हो, चाहे वो परमुटेशंस के नाम पर हो, आएगा जरूर, ये निश्चित बात है। वो क्या सवाल होगा वो जानते हैं, लेकिन काउंट करना सारे लोगों को आना चाहिए। पूरे चैप्टर का बस एक ही मोटिव है कि आप बगैर केसेस को छोड़े चीजों को सिस्टमैटिक तरीके से काउंट कर सकें। एक और इसका पार्ट है और वो क्या है कि ए बी सी अब 3 नंबर लिए गए और वो तीनों नंबर प्राइम नंबर है, ठीक है ना। यहाँ पर ए और बी कोई भी नंबर हो सकते थे, जबकि यहाँ पर ए और बी प्राइम नंबर है और वो प्राइम नंबर 5 से 100 के अंदर जितने भी प्राइम नंबर हो सकते थे उनमें से कोई भी 3 ले लिए गए। and all possible determinant delta are formed where this delta is this, मतलब मेरे पास उस 5 से 100 के बीच में जितने सारे प्राइम है उनमें से कोई भी 3 प्राइम नंबर निकाले गए और एक उन 3 का नाम ए बी सी है और उसको इस डिटरमिनेंट में डाल दिया गया। तुम लोगों को मालूम है ढेर सारे डिटरमिनेंट्स बनेंगे और सवाल पूछा जा रहा है कि उन सारे डिटरमिनेंट्स का एचसीएफ कितना है वो मुझे आइडेंटिफाई करना। तो एक डिटरमिनेंट है, फिर उसमें प्राइम नंबर का कुछ योगदान है। प्राइम नंबर के बारे में मुझे कुछ बात सिखानी थी, तो निश्चित बात है मैं इस सवाल के बारे में कल रात में 9 बजे डिस्कस कर दूंगा ताकि लोग बाग उसको सुन ले। भगवान ने चाहा तो हो सकता है इनमें से कोई आइडिया, मतलब मैं कभी ये क्लेम नहीं कर सकता कि एग्जैक्टली ऐसे ही सवाल आ जाए। मैंने तुम लोगों को बहुत सारे नए नए सवाल दिए, बहुत सारे अपना थॉट प्रोसेस तुम लोगों को समझाया और उन सारे सवालों को कराने का, उन थॉट प्रोसेस को बताने का सिर्फ एक मोटिव था, क्योंकि मैं पिछले जब से मेरा बड़े भैया जो कि 84 में आईटी में गए थे वहां से लेके आज 24 हो गया है 2024, 1984 से लेके 2024 के स्पैन में मुझे सारे जेई के पेपर्स का आइडिया है, क्या पूछते हैं क्या नहीं पूछा जाता है। और नहीं पूछा जाता है तो निश्चित बात है वो बाहर का होता है इसलिए नहीं पूछा जाता है, क्योंकि 2010 में प्राइम नंबर के ऊपर सवाल आया है जो कि आईटी मेड्रास से पेपर बनाया था। तो मैं चाहता हूँ इस बार भी चूंकि आईटी मेड्रास पेपर बना रहा है तो कुछ प्राइम नंबर पर आए और इसी सिलसिले पर मैंने ये तुम लोगों को सवाल लिख के दिया है। तो लोग अगर स्ट्रेस ज्यादा हो, दिमाग भटका हुआ हो, तो अपने दिमाग को शांत करने के लिए चीजें गिन देना, सवाल लगा लेना। और अगर दिमाग शांत है तो सवाल मत लगाना। प्राइज मैं तुम मुझसे कभी भी मांग लोगे तो मैं दे दूंगा, तुम लोग मेरे बहुत लाडले छात्र हो, तो वो बहुत ही सेकेंडरी बात है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ चाहती है कि एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से एग्जाम देने जाना। और जितने भी लोग 11th से 12th में गए जो मेरे वीडियोस देखते रहते हैं, वो सारे बच्चे इन सवाल को घर पे अटेम्प्ट कर सकते हैं आराम से, उनको कोई स्ट्रेस नहीं है। हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो अच्छी बात है। कुछ लोग गूगल की मदद देंगे, कुछ लोग कहीं से मदद लेंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि जो लोग कल सिंसियरली पेपर देने जा रहे होंगे वो लोग अगर सवाल लगाएंगे तो वो कोई चीटिंग नहीं करेंगे। उनको मालूम है कि अगर मैंने सवाल दिया है तो उसमें कुछ ना कुछ बात छिपी होगी, जिसमें कुछ सीक्वेंस बन रही होगी, कोई ट्रेंड बन रहा होगा, किसी तरीके से चीजों को काउंट करना होगा। देखने में डरावनी होगी लेकिन अगर थोड़ा सा संभाल के किया जाए तो सॉल्व हो जाएंगी। इतना मेरे ऊपर तुम लोगों को भरोसा तो होना ही चाहिए, और है, मैंने देखा। और निश्चित बात है कि मैं तुम लोगों से एक्सपेक्ट करता हूँ कि अपना अपना जेई का पेपर देने के बाद अपना अपना अनुभव मुझसे शेयर जरूर करना। हम मुझे बहुत इंतजार रहता है, मेरे सारे पुराने बच्चे जो ऑफलाइन में पढ़ते रहे वो हमेशा पेपर देने के बाद मेरे पास आए और अपना अपना अनुभव शेयर किया। तो मैं तुम लोगों के उस वैल्यूएबल फीडबैक की हमेशा इच्छा करता हूँ। ऑल द बेस्ट, भगवान आप लोगों को सफल बनाए, ऐसी मेरे आप लोगों से ख्वाहिश है।